Hello everyone. I hope you all are fine and doing well in your lives. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री का एक आगे का चैप्टर, यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे जनपद के बारे में। किसके बारे में? जनपद के बारे में। आप सब ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे जनपद क्या होता है, कैसे बने, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और कई सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बट आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं, जो आपके सारे यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स या थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में आज आपको जनपद आखिर क्या होता है, महाजनपद क्या होते हैं, और हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद जो कि बहुत पावरफुल माना जाता था, डैट इज़ योर मगध जनपद के बारे में आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपनी एंशियंट हिस्ट्री की, यानी प्राचीन इतिहास की बात करें, तो इतिहासकारों ने यानी हिस्टोरियंस ने इसका जो शुरुआत है वो पत्थर युग से, यानी आपके स्टोन एज से इसकी शुरुआत मानी है। आप सब जानते हो स्टोन एज को भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर पैलियोलिथिक, यानी कि आपका ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड इज योर मीजोलिथिक, दैट इज योर मिडिल स्टोन एज। एंड थर्ड वन इज योर नियोलिथिक, दैट इज योर न्यू स्टोन एज। इसके बाद इन्होंने चालकोलिथिक एज की बात की है, चालकोलिथिक एज की बात किया। फिर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की है। फिर वैदिक कल्चर आता है, उसके साथ साथ आप देखोगे कि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इस तरह के रिलीजन्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी कुछ आप देखने को सीखोगे। तो ये वैदिक एज के बाद जो है, अगर हम इसको हटा दें, जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले टॉपिक को हटा दें, बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट, थोड़ी सी बात करते, क्योंकि ये तो एक रिलीजन के इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी। तो वैदिक एज के बाद आपके जनपद का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, आपके जनपदों का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, आखिर क्यों फॉर्मेशन होता है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन in eastern Uttar Pradesh and western Bihar since 6th century BC created favorable conditions for formation of large regional and जनपद state। यानी कि धीरे धीरे लोगों ने आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आयरन, लोहे का यूज़, उससे क्या हुआ कि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास जैसी जगहें थी, बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, ऐसी जगहों को आयरन के यूज़ से साफ करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ आपका जो एग्रीकल्चर था, जो खेती था, तो आयरन टूल्स के वजह से अब एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज़्यादा सरप्लस हुआ, लोग और ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ने लगे। तो इससे आपकी जनपद की फॉर्मेशन क्या हुई, स्टार्ट हुई। पहले क्या था कि लाइक ये हमारा पूरा इंडिया क्या मतलब, मान लीजिए ये पूरा सॉरी मैं ऐसे मैप नहीं बना पा रही हूँ, मतलब आप मान लीजिए कि ये आप एक इमेजिन कर लीजिए, अगर ये इंडिया है पहले, तो और भी इसका मैप और भी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ इंक्लूड करके, मतलब मान लीजिए ये कुछ भी है, एक रीजन है। ठीक है, तो ये पूरे रीजन में कोई भी कुछ भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पे अलग लोग रह रहे हैं, यहाँ अलग लोग रह रहे हैं, यहाँ अलग, मतलब हर जगह किसी को कुछ ही किसी चीज़ से मतलब नहीं, किसी को नहीं पता, आइडेंटिटी उनकी नहीं पता कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं। सब कुछ वेंडरर्स होते थे, वो लोग इस जगह से कभी इस जगह से कभी इस जगह। धीरे धीरे जनपदों का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जनपद मतलब एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइंड होने लगा, यानी कि ये रीजन, मान लीजिए ये रीजन है, उनको कुछ अलग जनपद के नाम से जाना गया, इसको अलग जनपद के नाम से जाना गया। ये कोई अलग रीजन है, यहाँ का कोई राजा होगा, यहाँ की प्रजा अलग तरीके की होगी, यहाँ का कल्चर अलग तरीके का होगा, सेम यहाँ दूसरा राजा होगा, यहाँ का कल्चर दूसरा होगा, ये सारी चीजें आने लगी। ठीक है, यानी हमारे जनपदों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। द यूज ऑफ आयरन वेपन्स बिगेन टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर वेरियर क्लास। वॉरियर क्या आपके जो वॉरियर्स वगैरह होते हैं, वॉरियर क्लास है जो आपकी, उसमें आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि हमारे वेपन्स सब बहुत अच्छे बनेंगे। वेपन्स का मतलब औजार हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि एग्रीकल्चर करने के लिए भी हमें बहुत अच्छे औजार मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ न्यू टूल्स फार्मर्स बिगेन टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, जनपद बनना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अलाउइंग द किंग टू कलेक्ट दिस सरप्लस ग्रेन फ्रॉम हिज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। यानी जब आप मान लीजिए ये आपके पास एक लिमिटेड एरिया है, ठीक है, अब इसमें आप सब मिलकर के खेती कर रहे हो और आपको इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है कि आप इसको उगाओ और आप ही खा जाओ, तो आपका क्या हो गया, ओवरऑल जीरो का वो हो गया,
यानी कि आप उगा रहे हो, आप खा जा रहे हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आयरन टूल्स आए, क्या आए? आयरन टूल्स आए, तो अब इतने ही एरिया में आप और अच्छी खेती कर सकते हो। अब आप जितना उगा रहे हो उतना तो आप कंजप्शन कर नहीं सकते हो, वो बहुत ज़्यादा आप उगा रहे हो। तो उसमें से एक पार्ट अब लोग क्या करने लगे कि राजा को देने लगे, कि राजा से कहा गया कि कोई भी एक किंग अलॉट करते हैं, राजा जो हेड होगा, और वो क्या करेगा, अब अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसको यूज कर सकता है। अब आप कहोगे कैसे यूज कर सकता है भाई, अनाज का क्या काम है, हम तो पैसे की बात करते हैं। तो उस टाइम पे मनी तो होती नहीं थी, मनी का कोई काम नहीं था। उस टाइम पे लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही एग्रीकल्चर किया करते थे। तो राजा क्या करेगा, अगर राजा को ये मान लो एक हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, अब राजा क्या करेगा, इसे खाने के हिस्से को यानी ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को मिलिट्री में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के लोगों में, मिनिस्टर्स वगैरह में दे देगा। तो अब इन लोग की तो खेती से इनकी जिम्मेदारी मुक्त हो गई, इन्हें तो अब खेती बाड़ी करनी नहीं है। तो अब इन्हें तो कोई खेती बाड़ी करनी नहीं है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपने मिलिट्री के काम पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे फोकस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अराउंड 450 BC के अराउंड पन्नीनी ने मेंशन किया है कि 40 जनपद उनको, मतलब उन्होंने मेंशन किया कि लगभग 40 जनपद देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया के पार्ट में, अफगानिस्तान के पार्ट में और सेंट्रल एशिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज महाजनपद। तो कई सारे छोटे छोटे जनपद मिल करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा जनपद, जिसे हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। द Pali text indicate that the जनपद grew into महाजनपदास, यानी छोटे छोटे, ये एक जनपद, ये दो जनपद, ये तीसरा जनपद, ये चौथा जनपद, अब ये सब मिला करके एक महाजनपद बना लेंगे। ठीक है, बुद्ध के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, वी फाइंड 16 मेजर स्टेट्स, मोस्ट ऑफ विच स्प्रेड ऑफ विंध्यास एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ बिहार। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी मैप पर कि कहाँ पे कौन सा जनपद या महाजनपद पाया जाता है। तो बुद्ध के टाइम पे हमें मेजरली 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा मगध, कोशाला, वत्सा और अवंती सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद होता है। उसके बाद इन सब की पावर्स को हटा करके मगध एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट महाजनपद उभर करके सामने आएगा। सबसे पहले तो काशी सबसे क्या कहते हैं, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कौन सा हुआ करता था, काशी हुआ करता था। बाद में कोशाला ने इसकी पावर को सरेंडर कर दिया, और इसके बाद अल्टीमेटली मगध स्टेट बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सीडेड, यानी कि इसके बाद क्या हुआ कि मगध सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद बनकर के सामने आया। अब आपको ये मैप ध्यान से दिख रहा होगा, आई होप स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। मैं ट्राई करती हूँ, मैं साइड में इसको ड्रॉ भी कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखे। ओके, आई एम सॉरी। ओके, अगर मैं ये इंडिया की बात करूं, वैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ये अगर मैं इस रीजन की एक बात करूं, आप ये नहीं कहोगे कि इसमें और एरियाज क्यों नहीं ऐड किए गए, ये जनरल से मैप मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो ये जो एरिया था, ये आपका कंबोज महाजनपद, यहाँ पे कंबोज महाजनपद था। इसके नीचे ये पाकिस्तान वाला जो एरिया, यहाँ पे आपका गंधारा महाजनपद था। यहाँ आपका कुरु महाजनपद है, यहाँ पंचाला महाजनपद है। यहाँ देखो ये जो एरिया है, आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मत्स्या मिलेगा, यहाँ अवंती मिलेगा, ये आपका चेडी है, ये आपका मगध है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका अंगा है, वज्जी है, मल्ला है, कोशाला है, और ये आपका वत्सा है, और ये आपका सुरसेना है। और नीचे आपको कौन सा महाजनपद मिलेगा, आपका अशोकद महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। ये आप थोड़ा सा मैप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लोगे ना, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ये मैंने यहाँ पे कुछ महाजनपद के कैपिटल लिखे हैं उस टाइम के, लाइक अंगा का कैपिटल आपका चंपा था, मगध का आपका राजगृह बोलो या गिरिवराज बोलो, काशी का काशी था, वत्सा का कौशाम्बी था, कौशाला का श्रावस्ती था, और बहुत सारे हैं, कुरु का इंद्रप्रस्थ था। तो ये सारे बहुत सारे आपने ये सब सुना होगा, कुरु है, इंद्रप्रस्थ है, ये सब आपने महाभारत, बहुत सारी चीज़ों में आपने ये सब सुना होगा। तो ये महाजनपद थे, आप एक बार इनको फिर से अच्छे से देख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, और अगर आप चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी।
इस लेक्चर की PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि आखिरकार हमारा जो मगध एम्पायर है वो कैसे एक्सपैंड करता है। तो सबसे पहले राजा जिन्होंने मगध पे रूल किया वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो आपकी हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और राजा कौन से थे? हमारे बिंबिसार। देखिएगा, दो अलग अलग राजा है। फर्स्ट वन इज योर बिंबिसार एंड सेकेंड वन इज योर बिंदुसार। ओके, तो बिंबिसार बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होने का है। बिंबिसार आपके हरियंका डायनेस्टी के राजा है, ठीक है, सबसे पहले रूलर है जिन्होंने मगध पे राज किया है। और बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, यानी ये मौर्य डायनेस्टी के हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, अशोक के पापा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम मौर्य डायनेस्टी कवर करेंगे तो हम इसे अच्छे से देखेंगे। तो ये हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बिंबिसार टुक कंट्रोल ऑफ अंगाय रीजन एंड ट्रस्टेड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज सन अजातशत्रु। इनके जो सन थे अजातशत्रु, इन्होंने इनकी ही डेथ करके, अपने ही पिता को मार करके इन्होंने गद्दी हासिल की थी अजातशत्रु ने। ओके, बिंबिसार स्ट्रेंथ इस पोजीशन थ्रू मैरिटल अलायंसेस। इन्होंने देखो, पहले के राजा महाराजा शादियां क्यों करते थे? मैरिटल अलायंसेस क्यों बनाते थे? शादियों का मतलब ही सीधा सीधा उनके लिए क्या था? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने राज्य को बढ़ाना, क्या करना? इंक्रीज करना। भाई अभी जैसे अभी दहेज प्रथा चलती है, खैर ये तो बहुत खराब प्रथा है, बहुत कुरीति है, लेकिन तभी भी समाज में चलती है। तो उस टाइम पे भी कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ करता था कि मान लो ये राजा है ए जगह का, ये रानी है, मतलब प्रिंसेस है, राजकुमारी है बी जगह की, ये राजकुमारी सी जगह की, ये राजकुमारी डी जगह की। अब राजा को बी सी और डी जगह चाहिए, तो राजा क्या करेगा? सोचेगा लड़ो, और राजा सोचेगा मैं कैसे लड़ूं। इससे सिंपल वे वो क्या सोचता था कि मैं बी वाली रानी से शादी कर लूँ, सॉरी राजकुमारी से शादी कर लूँ, तो यहाँ के जो किंग होते थे वो उसे दहेज में कुछ हिस्सा दे देते थे, यहाँ के किंग दहेज में कुछ हिस्सा दे देते थे। तो इस टाइप से राजा क्या करता था? अपने किंगडम को बढ़ाता था, इस्टेब्लिश करता था और ज्यादा। तो मैरिटल अलायंसेस से विथ वेरियस रॉयल फैमिलीज बिंबिसार गेन्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रेस्टीज एंड पेव द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ मगध स्टेट टू वेस्ट एंड नॉर्थ। मगध स्टेट मैंने आप सबको दिखाया, फिर से आ जाइए। मगध स्टेट, ये है आपका मगध स्टेट। तो इसने मगध स्टेट को वेस्ट और नॉर्थ की तरफ और भी ज्यादा क्या किया? आपका इंक्रीज किया, बढ़ाया, ठीक है। ओके, सॉरी, मगध वॉज फर्स्ट कैपिटल वॉज राजगिर। इसकी स्पेलिंग, ये इसको आप राजगिर भी बोलते हो, राजा गृहा भी बोला जाता है। इसको बाद में गिरिवराज के नाम से जाना गया। आप याद रखिएगा, पहली कैपिटल मगध की बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज योर राजगिर। एंड सेकेंड कैपिटल ऑफ मगध इज योर पाटलिपुत्र। सेकेंड कैपिटल कौन सी है आपकी? पाटलिपुत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले मगध पे किसका राज्य आया? हरियंका डायनेस्टी का। इनके पहले रूलर थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु और तीसरे थे उनके आपके उदयन थे, मतलब ये लास्ट वन आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के पहले थे आपके शिशुनाग और दूसरा आपको काला साका कहो, काला सोका कहो, इनकी बात जानने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा इसको आप डिटेल में, बहुत आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनटिल एंड अनलेस आप इस पे ही यूनिक पढ़ रहे हो इसी टॉपिक को, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके। फिर उसके बाद आपकी नंदा डायनेस्टी आती है। इसके पहले रूलर है आपके महापद्मनंदा, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और मैं वैसे पढ़ाऊंगी, अभी मैं सारी डायनेस्टी को पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से। उसके बाद आपकी आती है धनानंदा आते हैं, ये लास्ट रूलर थे। महापद्मनंदा जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत ही ज़्यादा इनको पावरफुल शक्तिशाली राजा माना जाता था। और एट लास्ट आपकी इसके बाद देखो, सबसे पहले आपकी कौन सी आई? हरियंका डायनेस्टी आई, फिर आपकी शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर आपकी नंदा डायनेस्टी आई, और उसके बाद आपकी आएगी मौर्य डायनेस्टी। और यहीं से, मौर्य डायनेस्टी से ही आपकी लोग एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से करते हैं। बट मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल समझाया है। बट मौर्य डायनेस्टी से अब आपको पढ़ने में थोड़ा और आनंद आएगा, मजा आएगा। अब राजा आएंगे, रानियां आएंगी, सब कुछ होगा, शादी ब्याह। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सब आप पढ़े होगे थोड़ा बहुत, मैं फिर भी थोड़ा सा बताऊंगी आपको। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रीजंस फॉर मगध एक्सपेंशन। आखिर मगध इतना ज़्यादा एक्सपैंड क्यों किया? टोटल तो 16 महाजनपद थे, तो उसमें आखिर मगध का नाम ही सामने क्यों आया? कहते हैं किसी माँ बाप के 5 बच्चे हों तो उसमें सिर्फ राजू ही क्यों इतना इंटेलिजेंट निकल गया? ये बात होती है ना, लोग कहते हैं कुछ तो होगा भाई राजू के अंदर, तो लोग कहते हैं बहुत हार्ड वर्किंग था, इंटेलिजेंट था, माँ बाप की बात मानता था, डिसिप्लिन में था, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेम हम मगध के बारे में भी पढ़ते हैं। टोटल 16 महाजन
महाजनपद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मगध ही आगे निकल गया? तो सबसे पहला रीजन था, फर्स्ट रीजन इज यहाँ के रूलर्स काफी स्ट्रांग थे। क्या आ गए आपके? स्ट्रांग रूलर्स। सबसे पहला रीजन आ गया आपका स्ट्रांग रूलर्स। कौन कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे? सबसे पहले आपके बिंबिसार काफी स्ट्रांग रूलर थे, अजात शत्रु काफी स्ट्रांग रूलर थे, आपके महापद्म नंदा काफी स्ट्रांग रूलर थे। ये सारे रूलर्स यहाँ के बहुत स्ट्रांग थे। उसके बाद जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, अशोक आए, तो इन्होंने तो इसे नेक्स्ट लेवल ही फ्लरिश किया। बहुत ज़्यादा इन्होंने इस पे चेंजेस लाए, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया। सेकेंड थिंग, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। किसकी बात करें हम? अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये सेकेंड रीज़न था। वाई? बिकॉज यहाँ पे आयरन है, इसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा थे, आयरन के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा थे। सेकेंड वन, ये जगह बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से ये दूसरा रीजन हो गया। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें, तीसरा रीजन क्या था? तो थर्ड रीजन इज योर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज थी। क्या थी यहाँ पे? प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा थी। तो कहते हैं ना, अब जैसे आप कहो कि यहाँ पे प्रयागराज है, दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, बहुत सारे एरियाज़ हैं, तो कहाँ जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, जहाँ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा डिमांड होगा, तो उसे हम मानेंगे ना कि हाँ ये कि अच्छा जगह है, अच्छा स्टेट है। तो इसी तरह इसकी भी कहानी थी। फोर्थ रीज़न इज़ योर, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेन अच्छी खासी होती थी, बारिश अच्छी खासी होती थी, साथ ही साथ यहाँ की लैंड भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी। एंड फिफ्थ रीजन इज इसके कैपिटल्स। इसके कैपिटल्स बहुत अच्छे थे। कैपिटल्स हर जगह के बहुत मेन होते हैं, और यहाँ का मिलिट्री का जो सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो बाकी जो राज्य थे इस पर बहुत जल्दी अपना कब्जा नहीं कर पाते थे। ठीक है, अगली हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि सक्सेस ऑफ मगध की बात करते हैं। हमने आखिर रीजंस तो देख लिए मगध के, बट फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट था मगध एम्पायर का 2 centuries बिफोर द राइज ऑफ मौर्याज, यानी कि मौर्य के आने के 2 century पहले ही मगध का जो इस्टेब्लिशमेंट है या मगध का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया था। किसके द्वारा हुआ था? हमारे हर्यंका डायनेस्टी के द्वारा, हमारे बिंबिसार, अजात शत्रु, उसके बाद हमारी शिशुनाग डायनेस्टी के द्वारा, उसके बाद हमारी नंदा डायनेस्टी के द्वारा। नंदा और गुप्ता 2 अलग अलग डायनेस्टी है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, It was marked by efforts of bold and ambitious rulers। कौन कौन? हमारे बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंदा, ये सब बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और एम्बिशियस रूलर्स हुआ करते थे। और साथ ही साथ इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है मगध की वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थी, क्योंकि यहाँ पे रिच डिपॉजिट्स थे आयरन के, यानी कि जो हमारी कैपिटल है राजगीर, और साथ ही साथ पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके आसपास आयरन रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा थे। और आप जानते हो आयरन क्यों इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है? सबसे ज़्यादा उसमें वेपन्स अच्छे बनते हैं, तो मिलिट्री सिक्योरिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे आयरन की। बोथ कैपिटल्स ऑफ मगध, फर्स्ट राजगीर एंड सेकेंड पाटलिपुत्र, वर लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। यानी कि जो जगह, जैसे ये पूरा इंडिया है आपका, तो ये जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मान लो, तो ये ऐसा है नहीं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसी लोकेशन पे पाटलिपुत्र भी प्रेजेंट था और राजगीर भी इसके आसपास था। दैट्स वाई माना जाता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। नेक्स्ट वन, द मुगल वॉज लोकेटेड इन मिडल ऑफ सेंट्रल, मुगल यहाँ लिख गया है, दैट इज मगध। ओके, यहाँ पे आपका मगध होगा, जो आपका मगध है, ये मगध, ये आपके गंगा, सेंट्रल गंगा प्लेन रीजन पे है, दैट इज वाई इट इज हाईली फर्टाइल रीजन। और साथ ही साथ मगध पहला स्टेट था जिन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज स्केल में एलिफेंट्स को यूज किया था अपने नेबर्स के अगेंस्ट। उस टाइम पे भी लड़ाई झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। एलिफेंट्स वर ब्रॉट टू रूलर्स ऑफ मगध फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये आप जानते हो, नॉर्थ ये क्या हो गया आपका साउथ, ये क्या हो गया आपका वेस्ट, और ये क्या हो गया आपका ईस्ट। तो इस पार्ट ऑफ द कंट्री से एलिफेंट्स को लाया जाता था मगध के रूलर्स के पास। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आपने जाना होगा मगध क्या कहते हैं महाजनपद के बारे में, आपने जाना होगा कि आखिर जनपद का फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे हुआ, महाजनपद कैसे बने, आपने हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, आपकी नंदा डायनेस्टी के बारे में देखा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी मौर्य डायनेस्टी को कवर करेंगे। किसे कवर
करेंगे आपके मौर्य डायनेस्टी को कवर करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप बताइएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो, आप कुछ अपने ओपिनियंस देना चाहते हो तो भी बिल्कुल मुझसे शेयर करिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।